आगे अपन देखते हैं भारत के साथ ही मेसोपोटामिया, मिस्र, यूनान, चीन आदि प्रमुख प्राचीन सभ्यताएं हैं। सिंधु घाटी सभ्यता भारत विश्व के सबसे प्राचीन देशों में से एक है। इसका इतिहास, इसकी सभ्यता, इसकी संस्कृति बहुत प्राचीन है। पुरातात्विक आधारों पर पुरातात्वविदों ने यह पता लगा लिया है कि आज से लगभग 5-7 हजार वर्ष पहले भारत की प्रमुख नदियों जैसे सरस्वती, सिंधु, उसकी सहायक नदियों के किनारे पर विचरण करने वाले मानव समूहों ने अपनी स्थायी बस्तियां बसाकर रहना आरंभ कर दिया था और इन बस्तियों में रहते हुए उन्होंने उन्नत सभ्यता व संस्कृति का विकास कर लिया था। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के कैलाश मानसरोवर के उत्तर में स्थित सेंगेखबब, सिंहमुख व हिमनद से माना जाता है। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से माना जाता है, ये आपको पता लगा। सरस्वती नदी का उद्गम शिवालिक की पहाड़ियों से माना जाता है। यहाँ से यह आदि बद्री के पास मैदान में प्रवेश करती है तथा यह दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कुरुक्षेत्र, घग्गर, हाकड़ा होती हुई हरियाणा के सिरसा स्थान से राजस्थान के नौहर में प्रवेश करती है। यहाँ से बीकानेर व जैसलमेर होती हुई गुजरात के कच्छ के रण में प्रवेश कर प्रभास पतन के पास समुद्र में गिरती थी। वर्तमान में सरस्वती नदी भौतिक रूप से अस्तित्व में नहीं है। भू संरचना के परिवर्तन के कारण यह विलुप्त हो गई है। वर्तमान में अस्तित्व में नहीं होने के कारण कतिपय विद्वान सरस्वती नदी को मात्र कल्पना मात्र मानते रहे हैं, लेकिन भू उपग्रह द्वारा खींची गई तस्वीरों से सरस्वती नदी के बहाव क्षेत्र का अब पता लग गया है। 1921 में हड़प्पा, रावी नदी के तट पर हड़प्पा भारत की कांस्यकालीन नागरिक सभ्यताओं के जो हैं वो अवशेष मिले हैं। 1947 में आज़ादी के बाद से अब तक वन सेकेंड गाइस, सिंधु और गंगानगर जिले में शुष्क घग्गर नदी के तट पर मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यहाँ खुदाई के लिए 2 टीले चुने गए हैं। प्रारंभ में हड़प्पा से इस सभ्यता के अवशेष मिलने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया और बाद में सिंधु नदी के दोनों ओर इसके विस्तार को देखकर इसे सिंधु सभ्यता कहा जाने लगा। लेकिन अब भारत में सरस्वती नदी के तट पर सभ्यता के अधिकांश स्थल केंद्रित होने के कारण इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का नाम देने का आग्रह किया जाता है। पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर वी श्रीवाणकर, जिन्होंने उत्खनन कार्य किया है, उनकी मान्यता है कि दोनों सभ्यताएं एक आधारभूत संस्कृति के ही 2 प्रतिरूप हैं। सरस्वती का अन्वेषण जारी है जो बाद में हमें किसी निश्चित मार्ग की ओर ले जाएगा। अतः अधिकांश पुरातत्ववेत्ता भी इसका उल्लेख सिंधु सभ्यता के रूप में ही किया जाना उचित मानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता विकसित सभ्यता के बारे में पहले किसी को पता नहीं था कि भारत भी प्राचीन सभ्यता का प्रमुख केंद्र रहा है। यह सभ्यता मिट्टी के टीलों में दबी हुई थी। मिट्टी के टीलों में दबी इस सभ्यता का काल कौन सा था, यह कब चरमोत्कर्ष पर थी, कब इसका अवसान यानी विघटन हुआ, इस बारे में विद्वानों में मतैक्य नहीं है। लेकिन मोटे तौर पे यह माना जाता है कि इस सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म काफ़ी पहले हुआ था और 3250 ईसा पूर्व तक यह पूर्ण रूप से विकसित हो गई थी। इसके बाद यह 3250 से 2750 ईसा पूर्व तक चरम विकास पर पहुंच गई थी। फिर 2750 ईसा पूर्व के बाद इस सभ्यता का अवसान आरंभ हुआ और 1500 ईस्वी पूर्व तक आते आते यह विलुप्त हो गई। सिंधु सभ्यता का उत्खनन सन 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में हड़प्पा नामक कस्बे के पास बहने वाली रावी नदी के बाएं किनारे पर बने हुए एक पुरातत्व टीले की खोज की। कहाँ खोज की? तो अविभाजित भारत यानी जब पाकिस्तान भी भारत में ही था तब की बात है, 1921। पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में हड़प्पा नामक स्थान
कस्बे के पास रावी नदी के बाएं किनारे पर एक पुरातत्व टीले की खोज की। राय बहादुर दयाराम साहनी की तरह ही भारत के एक दूसरे पुरातत्ववेत्ता राखलदास बनर्जी ने सन जस्ट एक साल बाद 1922 में अविभाजित भारत के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में बहने वाली सिंधु नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित मोहनजोदड़ो नामक टीले की खोज की। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। इस टीले की खुदाई से 9 बार बचने 9 बार उजड़ने वाले एक व्यवस्थित नगर के अवशेष बाहर निकल कर आए। खोज के क्रम में ओरलस्टाइन ने पूर्वकालीन भावलपुर रियासत हाकरा नदी, जो अब पाकिस्तान में है, जो भारत की विलुप्त प्राचीन सरस्वती नदी के विस्तार का क्षेत्र था, के सूखे रास्ते में 11 पुरातत्व स्थल खोज निकाले। किसने खोज निकाले? ओरलस्टाइन ने खोज निकाले। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित अब तक 1500 स्थल खोजे गए हैं। उनमें से 900 स्थल भारत में, 600 स्थल पाकिस्तान में है। सन 1947 में भारत के विभाजन के बाद सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ पुरातत्व बड़े स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, गनवेरी वाला आदि पाकिस्तान के हिस्से में चले गए। कालीबंगा, राखीगढ़ी, धोलावीरा, लोथल, रंगपुर आदि बड़े स्थल भारत में हैं। भारत में पुरातत्व विशेषज्ञों और इतिहासकारों ने स्वतंत्र भारत में सन 1947 के बाद नए ढंग से कार्य प्रारंभ किया। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में सिंधु घाटी और उसके पहले तथा समानांतर प्रणाली विकसित होने वाली सरस्वती, दोस्वती नदी घाटी से संबंधित कई स्थल खोज निकाले। सन 1953 में अमलानंद घोष ने राजस्थान के बीकानेर संभाग में 25 पुरातत्व स्थलों की खोज की, जिसमें सबसे प्रमुख कालीबंगा है। पंजाब में रोपड़, बाड़ा, संधोल, गुजरात में रंगपुर, लोथल, रोजदी, हरियाणा में राखीगढ़ी, बनवाला, मितादल आदि स्थानों पर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं देखो, ब्रीफ में अगर अपन चर्चा करें तो सबसे पहले जो हैं, इसका जो काल माना जाता है वो 3250 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। चरम उत्कर्ष पर कब थी? तो ये 3250 से 2750 तक चरम उत्कर्ष पर थी। फिर 2750 से जो है वो सभ्यता का अवसान आरंभ हुआ और 1500 तक आते आते विलुप्त हो गई। उत्खनन की बात करते हैं तो 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी, अविभाजित भारत, पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिला, रावी नदी, हड़प्पा बाएं किनारे पर पुरातत्व टीले की खोज की। उसके बाद 1922 में राखलादास बनर्जी सिंधु घाटी नदी के पूर्वी किनारे पर मोहनजोदड़ो की खोज की, मोहनजोदड़ो नामक टीले की खोज की। और इस खुदाई से 9 बार बचने 9 बार उजड़ने वाले एक व्यवस्थित नगर के अवशेष बाहर निकल के आए। इसी क्रम में ओरलस्टाइन ने भावलपुर रियासत में हाकरा नदी, जो विलुप्त हो गई है, सूखे क्षेत्र में 11 पुरातत्व स्थल खोज निकाले। अब तक 1500 स्थल टोटल खोजे गए हैं। 900 भारत में है, 600 पाकिस्तान में है। 1947 में जो भारत आज़ाद हुआ उसके बाद जो बड़े स्थल थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, गनवेरी वाला, ये पाकिस्तान में चले गए। कालीबंगा, राखीगढ़ी, धोलावीरा, लोथल, रंगपुर आदि भारत में है। अब 1947 के बाद नए ढंग से कार्य प्रारंभ किया। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में सिंधु घाटी समानांतर प्रणाली विकसित होने वाली सरस्वती नदी घाटी से संबंधित कई स्थल खोज निकाले। 1953 में अमलानंद घोष ने बीकानेर संभाग में 25 पुरातत्व स्थलों की खोज की, जिसमें सबसे प्रमुख कालीबंगा है। पंजाब की बात करते हैं तो रोपड़, बाड़ा, संधोल, गुजरात में रंगपुर है, लोथल है, रोजदी है। हरियाणा में राखीगढ़ी, बनवाली, मिताथल हैं। हरियाणा में राखीगढ़ी, बनवाली, मिताथल, राखीगढ़ी, बनवाली, मिताथल आदि स्थलों की खोज की। अब अपन चर्चा करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। अब सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित और उन्नत स्तर को नगर नियोजन मोस्ट विशेषताओं में से एक है। उसके बाद अपन चर्चा करेंगे नगर की आवास योजना के बारे में, सड़क व्यवस्था के बारे में। फिर अपन देखेंगे नगर की सफाई, जल निकास प्रणाली, स्वच्छता का प्रबंध। फिर देखेंगे विशेष निर्मितियाँ, सामाजिक जीवन देखेंगे और पारिवारिक व्यवस्था देखेंगे, आर्थिक जीवन देखेंगे जिसमें कृषि, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य और धार्मिक जीवन देखेंगे, और सभ्यता का अवसान किस प्रकार हुआ वो देखेंगे। इसके बाद अपनी सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो खत्म होती है। नेक्स्ट सभ्यता के बारे में अपन चर्चा करेंगे, मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब चलो चर्चा करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। सबसे पहली व्यवस्था जो मैंने आप लोगों को बताई वो है नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित और उन्नत स्तर को प्रकट करने वाले अवशेषों में सबसे महत्वपूर्ण अवशेष इस सभ्यता के संबंधित नगरों के हैं। ऐसे नगर अवशेषों में हड़प्पा व मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान में हैं, कालीबंगा,
काकीगढ़ी, धोलावीरा गुजरात, लोथल गुजरात के अवशेष अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। इन नगरों के अवशेषों से यह तथ्य भी उद्घाटित होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता काल के भारतवासी पहले योजना बनाकर अपने नगरों और नगरों में निर्मित किए जाने वाले भवनों व आवासों का निर्माण करते थे। उनका भवन निर्माण कला संबंधी ज्ञान आधुनिक स्थापत्य अभियांत्रिकी अभी जो वर्तमान के सिविल इंजीनियरिंग स्तर का है, यही तो बात देखने वाली है मेरे दोस्तों। आवास योजना का दृश्य आप लोगों के सामने है। अब चर्चा करते हैं नगर की आवास योजना। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की सुव्यवस्थित सड़क प्रणाली के परिणाम स्वरूप स्वतः नगरों की आवास योजना में एक व्यवस्था उत्पन्न हो गई थी और नगर कई खंडों और मोहल्लों में विभक्त होकर सुनियोजित स्वरूप में उभर गए थे। सामान्यतया प्रत्येक मकान के बीच में खुला आंगन रखा जाता था। आंगन के चारों तरफ कमरे बनाए जाते थे। लगभग सभी मकानों में पानी रखने के फिरौने या परिंदे, शौचालय, स्नानागार अलग से निर्मित होते थे। सड़क व्यवस्था की चर्चा करते हैं तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध नगरों की सड़कें पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण की तरफ सीधी समानांतर समकोण निर्मित की गई थी। सड़कें एक दूसरे को षटकोण पर काटती थी। जहां चौराहे बने हुए थे, नगरों की मुख्य और जो बड़ी सड़कें थी वो सामान्यतः 10 मीटर, छोटी सड़कें 5 मीटर, गलियां 1 से 2 मीटर तक चौड़ी होती थी और सड़कों के किनारों पर स्थान स्थान पर कूड़ा कचरा डालने के लिए कूड़ादान रखे रहते थे। नगर की सफाई, जल निकास प्रणाली और स्वच्छता, ये अपन नगर नियोजन की चर्चा कर रहे हैं। जो अपन ने नगर नियोजन जो टॉपिक था सब विशेषताओं में, उसमें सब जो टॉपिक हैं कि एक तो है नगर की आवास योजना, एक है सड़क व्यवस्था, दूसरा है नगर की सफाई, जल निकास प्रणाली और स्वच्छता का प्रबंध। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नगरों और नगरों के मकानों में स्वच्छता और सफाई की समुचित व्यवस्था देखने को मिलती है। नगरों की गलियों, सड़कों, मुख्य सड़कों पर बड़ी छोटी बड़ी नालियों और गटरों से सहज में ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मकानों, मोहल्ले, पूरी नगर से गंदा पानी बाहर निकालने की समुचित व्यवस्था थी। रोजमर्रा का कूड़ा कचरा डालने के लिए सड़कों पर जगह जगह कूड़ा पात्र रखे जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में निजी मकानों, नगरों में सार्वजनिक सफाई, स्वच्छता का जो प्रबंध नजर आता है, उससे यह साफ जाहिर होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता काल में भारतवासियों का जीवन उच्च स्तर का था। शोभा और दिखावे के स्थान पर सुविधा और उपयोगिता को अधिक महत्व देते थे, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक थे। विशेष निर्मितियां सिंधु सभ्यता के काल के विभिन्न नगरों की पुरातत्व खुदाई में कुछ विशेष प्रकार की निर्मितियां, भवन और इमारतों के भग्नावशेष निकले हैं। इसमें नगर की घड़ी वाले भाग में रक्षा प्राचीर, धातु पिघलाने के स्थान, भट्टियां, यज्ञ वेदियां, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार आदि प्रमुख है। ये अवशेष सभ्यता की उन्नत अवस्था व वैज्ञानिकता का प्रमाण है। सामाजिक जीवन की चर्चा करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विभिन्न स्थानों पर खुदाई में ऐसी कई वस्तुएं मिली है जिससे पता चलता है कि उस काल में समाज कई प्रकार के काम धंधे करने वाले लोगों से मिलकर बना था। व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार विभिन्न कार्य कर सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में अपना योगदान देता था। सामाजिक, धार्मिक, प्रशासनिक, चिकित्सा, सुरक्षा तथा उत्पादन प्रमुख कार्य थे। धार्मिक, प्रशासनिक, चिकित्सा, सुरक्षा तथा उत्पादन प्रमुख कार्य थे। परिवार व्यवस्था की अगर अपन चर्चा करें तो सिंधु घाटी सभ्यता काल के भवनों, मकानों की व्यवस्था के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि उसके समाज के प्रमुख इकाई परिवार था। बहुत संख्या में नारियों की मूर्तियां मिलने से यह माना जाता है कि सिंधु सभ्यता के काल के समाज और परिवार में नारी को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। प्रथा प्रचलित नहीं थी। स्त्रियां चांदी, तांबे के आभूषण पहनती थी। ये लोग सूती वस्त्र पहनते थे। इन्हें अस्त्र शस्त्र का ज्ञान भी था। मनोरंजन के साधनों में संगीत, नृत्य, शिकार प्रमुख थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गेहूं, जो चावल, दूध, मांसाहार का भोजन में उपयोग करते थे। आर्थिक जीवन की अगर अपन चर्चा करें, ये क्या पढ़े अपन? सामाजिक जीवन में अपन ने पढ़ा परिवार व्यवस्था पढ़ी। अब आर्थिक जीवन में कृषि एवं पशुपालन, व्यापार एवं वाणिज्य, ये पढ़ेंगे। 2 सब टॉपिक है आर्थिक जीवन में, ये पढ़ते हैं। फिर अपन पढ़ेंगे धार्मिक जीवन। कालीबंगा में जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। कृषि एवं पशुपालन टॉपिक, कालीबंगा में किसके जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं? इसे यह लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खेती करते थे। वस्तुओं पर बने चित्रों के आधार पर पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता काल के लोग गेहूं, जौ, चावल, तिल आदि की खेती करते थे, फल भी उगाते थे। कृषि के साथ पशुपालन दूसरा मुख्य व्यवसाय था। पालतू पशुओं में गोवंश का महत्व अधिक था। अब जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे ही आते हैं कि गोवंश का महत्व था, नहीं था? तो गोवंश का महत्व था। दूसरा मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन था। ये क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन बन के अपने को अच्छे एग्जाम्स में यूपी, यहाँ तक कि यूपीएससी लेवल तक भी यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। यहीं से जो क्वेश्चन बनते हैं उनकी भूमिका जो होती है वो यहीं से निकल के आती है।
तो इसलिए हर चीज़ पढ़ो, आराम से पढ़ो, मस्ती से पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो, मस्त रहो, आबाद रहो। यहाँ के निवासी तांबे, व्यापार एवं वाणिज्य की चर्चा करते हैं तो यहाँ के निवासी तांबे, कांसे का बर्तन, औजार बनाने के साथ ही मिट्टी के बर्तन व मटके बनाने की कला में निपुण थे। कांसे के बर्तन बनाते थे, तांबे के बर्तन बनाते थे, औजार बनाते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे, मटके बनाते थे। जनोदड़ो तथा कालीबंगा की खुदाई में तोल के अनेक बाट मिले हैं। अब मोहनजोदड़ो में सीप की एक टूटी पटरी मिली है, स्केल मिला है। ये अवशेष उनके उन्नत और विकसित व्यापारिक गणित संबंधी ज्ञान के परिचायक है। गुजरात में लोथल नामक स्थान पर खुदाई में निकली एक गोदी के अवशेषों से पता चलता है कि समुद्री यातायात का प्रमुख केंद्र था लोथल। मिस्र, सुमेर, सीरिया आदि दूर देशों में इनके घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। भारत व मेसोपोटामिया की खुदाई से प्राप्त वस्तुओं में समानता मिली है, जो इस बात का प्रतीक है कि आपस में वस्तुओं का क्रय विक्रय होता था। व्यापार की उन्नत व्यवस्था के कारण सिंधु घाटी सभ्यता को व्यापार प्रधान सभ्यता कहा जाता है। धार्मिक जीवन की चर्चा करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता काल के लोग प्रमुख रूप से प्राकृतिक शक्तियों के उपासक थे, जैसे पृथ्वी, पीपल, नीम, जल, सूर्य, अग्नि आदि में देवी शक्ति मानकर उनकी उपासना करते थे। मूर्तियों और मुद्राओं तथा ताबीजों के विश्लेषण के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि बलि प्रथा, जादू टोना भी अंधविश्वास भी प्रचलित था। लोथल बनावली राखी गढ़ी से प्राप्त अग्नि वेदिकाओं से पता चलता है कि वहाँ अग्नि पूजा का प्रचलन रहा होगा। लोथल बनावली और राखी गढ़ी मूर्तियों की उपासना के लिए धूप जलाई जाती थी। मात्र देवी व शिव की उपासना की जाती थी। मृतक संस्कार सबको गाड़ कर या दाह कर्म करके किया करते थे। अब सभ्यता का अवसान कैसे हुआ, तो सिंधु लिपि अभी सही ढंग से पढ़ी नहीं जा सकी है। अनुमान है कि सभ्यता का पतन प्राकृतिक कारणों से हुआ है। पढ़ने के बाद में अपने को और अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी, सही चीज़ें देखने को मिलेगी। अभी तो सिर्फ अपन अनुमान कर रहे हैं, जो भी अपने को वहाँ से मिला उस बेस पे अपन ने अनुमान लगाया है और अपन ने लिखा है। अनुमान है कि सभ्यता का पतन प्राकृतिक कारणों से हुआ। वहाँ उस युग में रहने वाले निवासियों द्वारा परिश्रम बनाए गए नगर भू परिवर्तन से खंडहर बन गए, किंतु उस अतीत में विकसित सभ्यता और संस्कृति के तत्व नष्ट नहीं हो सके। उनका आगे आने वाले युगों में भारतीय जनजीवन में परोक्ष प्रभाव बना रहा। भारतीय संस्कृति के प्रारंभिक चरणों के निर्माण में सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह सिंधु घाटी सभ्यता खत्म होती है, अपन आगे पढ़ेंगे मेसोपोटामिया सभ्यता। ओके, एंजॉय, मिलते हैं।